everyone. Welcome to another video of Desi Fire podcast. Today, we have a small question from the Ask Handa Uncle series, and we'll be focusing on the particular question. So, sir, buying a house is a good investment or not? It depends. Like any financial decision, it can turn out to be good or turn out to be bad. So there are few factors that you need to consider. First of all, what you need to consider is that you are looking at it from the lens of consumption, or you are looking at it from the lens of a financial decision. And let's look at them both ways. जहां तक कंजम्पशन की बात है, अगर आप वो फ्लैट लेके घर लेके उसके अंदर 10 साल या 10 साल से ज्यादा रहने वाले हो, और आई वुड इवन आर्ग्यू कि आप उसके अंदर 5 साल या 5 साल से भी ज्यादा रहने वाले हो, देन इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस फ्रॉम अ कंजम्पशन पर्सपेक्टिव. बट अगर आपका ये है कि हाँ जी मैं अभी ले लेता हूँ, मे बी आई विल लिव इन दिस फ्लैट फॉर 2 years, मे बी आई लिव इन दिस हाउस फॉर 3 years, परहैप्स नॉट. कई बार लोग पहले ले लेते हैं कि अच्छा हाँ मैं 2026 में खरीदता हूँ, 2028 में मेरे को इसका पोजीशन मिलेगा, 2029 में मेरे को इसका पोजीशन मिलेगा, और उसके बाद मेरे को पता भी नहीं है कि मैं कितने साल इस पर्टिकुलर लोकेशन में रहने वाला हूँ. In those cases, from a consumption perspective, it becomes a bad decision. So when you're looking at it purely from a consumption perspective, in that case, until and unless you have a visibility of at least 5 or preferably 10 years, I don't really think it makes sense, because for most people, it will take up a substantial portion of their net worth. Right. मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप उसके 10% में घर खरीद पा रहे हो, fair enough. So then it becomes a much easier decision. But for most people, their house is going to probably cost them 30%, 40% of their net worth. And in a lot of cases, when they take it on debt, that is वो लोन लेके अगर ले रहे हैं, तो जो उसकी EMIs होंगी, वो EMIs आपका 25-30% तक अगर ऑफ योर टेक होम इनकम, जो पोस्ट टैक्स, पोस्ट योर PF एंड ऑल दोस कट्स, 25% तक के अंदर अगर आपकी EMI है, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज 25% आपका EMI के अंदर गया, परहैप्स अनदर 20-25% जो है वो आपका बाकी की सेविंग्स में जाएगा, और 50% से आप अपना घर और बाकी एक्सपेंसेस चला पाओगे. Once again, the consumption part is important here, right. Because और अगर आपका EMI पहले चालू हो गया और आप उस घर में रह नहीं रहे हो, तो आप EMI भी देना है और जहां आप रह रहे हो उसका आपको रेंट भी देना है, then it becomes a strain on your finances. So that is from the consumption piece of the person. Now let's look at it purely from an investment perspective. And when you are looking at it purely from an investment perspective, उसमें आपको रहना नहीं है. You are thinking of it कि अच्छा हाँ मैंने यहाँ 100 रुपए डाले, 100 रुपए से मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए. So then when you are looking at residential real estate, क्योंकि हम लोग घर की बात कर रहे हैं, तो 2 तरीके से उसके रिटर्न आते हैं. एक तो आपको उसका रिटर्न आता है कि आपने उसको कहीं रेंट के ऊपर चढ़ा दिया, एंड यू विल गेट अ रेगुलर कैश फ्लो. बी जो उसका आता है वो आता है कि जो आपने 1 करोड़ के अंदर वो फ्लैट खरीदा था, उसकी वैल्यू अब वो 1.10 हो गई, 1.20 हो गई. सो दैट इज द कैपिटल अप्रिसिएशन अमाउंट विच इज देयर. सो व्हेन यू टिपिकली लुक एट रेंटल यील्ड्स, छोटी सिटीज के अंदर तो फ्लैट्स का रेंट पे चढ़ना, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज. जैसे तुम खुद बता रही थी कि भाई कोटा के अंदर पहले जो है कोटा में, so मैं जब कोटा के अंदर था तो putting your flats, houses and even rooms on rent was very very simple, क्योंकि एक large influx of students रह रहा था. But post COVID, post the entire edtech boom, the rentals have dropped there, and it is becoming difficult. It is becoming difficult. और रेंट के अंदर और भी आपको काफी सारी इश्यूज आ सकते हैं. मान लो कि आपका एक अब किस्मत खराब है और आपने जिसको किराए पे दिया और वो कोई गड़बड़ हो गई, सो दैट्स अ सेपरेट इशू. तो वो 2% केसेस या 5% केसेस उनको आप साइड में भी रखो, तो भी बहुत बार ऐसा होगा कि आपने एक किराएदार आपका गया तो दूसरा किराएदार आने में 2 महीने 3 महीने रहेंगे, तो जो आपकी रेंटल यील्ड है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी. टिपिकली रेंटल यील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही अपनी 3%, 2% to 3% के आसपास रहती है. ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया और 1 करोड़ के फ्लैट से आपको 50,000 रुपए महीने का रेंट मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ 50,000 महीने की आप बात करो तो हो जाता है साल का 6 लाख रुपया, विच इज 6%. 1 करोड़ का आपका फ्लैट है तो
25,000 के आसपास आपको रेंट आ जा रहा है, दैट्स ऑल्सो फेयरली डिसेंट एंड दैट्स द सॉर्ट ऑफ नंबर्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट. So at a 2 to 3% is the rental yield you can expect. Also, this is taxable. So this is not post-tax income which will get clubbed with your income, and those issues will come in. The second is the appreciation part of it. Does real estate appreciate? Yes, it does. But flats and especially places जो कि आप रेंटल यील्ड के लिए ले रहे हो, इवन कमर्शियल रियल एस्टेट अगर आप रेंटल यील्ड के लिए ले रहे हो, उनका कैपिटल एप्रिसिएशन उतना ज्यादा नहीं होता है. सो द ओवरऑल पोस्ट टैक्स रिटर्न्स दैट यू विल एंड अप मेकिंग इन रियल एस्टेट, स्पेशली in a house or a residential property, is not going to be significant enough. It is highly unlikely that you are going to be able to beat the returns which you can perhaps get from the equity market. The risk, I would agree that the risk in equity is significantly higher क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है. But that risk is countered by the flat. In a flat with the liquidity risk which exists. कि आप इतनी आसानी से अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाओगे. ऑल्सो अगर आपका 1 करोड़ का इक्विटी पोर्टफोलियो है तो उसमें से आप 5 लाख रुपए की आपको जरूरत है एक गाड़ी खरीदने के लिए, तो आप 5 लाख रुपए का बेच सकते हो. घर में तो ये नहीं कर सकते ना कि अच्छा खाली 5 स्क्वायर फीट बेच दूंगा और उससे यू कांट रियली डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच so because of the liquidity and all of that, these things don't quite work as far as the residential flats or commercial real estate purely from an investment perspective is concerned. So it's not like a complete good investment to buy a house. So do you think buying the land is a better investment? Yes. So land के अंदर जो है 2-4 चीजें जो है वो आपके फायदे में काम करती हैं. एक तो द रेट ऑफ अप्रिसिएशन, जो अपना कैपिटल अप्रिसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, टिपिकली इंडिया के अंदर लैंड के अंदर वो अप्रिसिएशन काफी ज्यादा रहता है. दूसरा, when you look at it from a very very long term, a 20-year or a 30-year perspective, फ्लैट्स को 20 रखना, रेंटर्स भी आएंगे, आपको पता नहीं आपके वहां पे वो एरिया, वो फ्लैट कितना अप्रिशिएट करेगा. जैसे मैं जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहता हूं वहां पे तकरीबन 2000 के आसपास फ्लैट्स हैं. बट वो जो सारे 2000 फ्लैट्स हैं वो उन सब का अप्रिसिएशन चालू मोटा मोटी सब लोग एक ही प्राइस पे हुए थे. बट जो पार्क फेसिंग वाला है, दोज फ्लैट्स एंड अप डूइंग स्लाइटली बेटर. लैंड के अंदर ये सब एग्नोस्टिक रहता है, वो जमीन का प्राइस ऑब्वियसली. अब वहां से या तो आपको कोई जमीन के अंदर इनसाइट ऐसी मिल जाए, कोई जान पहचान वाला आदमी जो बता दे कि हाँ यहाँ से कोई रोड निकलने वाली है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी आने वाली है, सो देन द अप्रिसिएशन इज सिग्निफिकेंट. बट इवन विदाउट दैट, यस, लैंड डज मेक सेंस, क्योंकि लैंड के अंदर अप्रिसिएशन टिपिकली जो आपका वहां पे रेंट प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन होके आएगा, वो उससे ज्यादा आपको यहाँ पे लैंड के अंदर अप्रिसिएशन मिल जाता है. That is why perhaps buying a plot of land in a good area or even maybe on the outskirts of the city where you believe कि अच्छा हाँ इस area के अंदर the potential to rise is perhaps a little bit better, that can work a lot better. But flats में बहुत ज्यादा रिस्क है. आपने outskirts के ऊपर बिल्डिंग बनती रहती हैं, डेवलपर्स बेचते रहते हैं, बट अगर वो एरिया उतना डेवलप नहीं हुआ तो वहां पे फिर वो जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो उतने अप्रिशिएट नहीं होंगे. जैसे जयपुर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो अजमेर रोड वाला एरिया है वहां पे वो महिंद्रा एसयूवी के आने के चक्कर में था कि वो महिंद्रा एसयूवी आएगी, वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा, तो वहां पे जो फ्लैट्स वगैरह होंगे वो ऑक्यूपाई होंगे, और वो ऑक्यूपाई होंगे फिर उनकी प्राइसेस अप्रिशिएट होंगे. बट एसईसी डिडंट रियली वर्क टू दैट एक्सटेंट. तो जो फ्लैट्स का जो अप्रिसिएशन था वो वहां पे उतना हुआ नहीं, और अब वो फ्लैट्स 10-10, 12-12 साल पुराने हो गए हैं. तो अब मेरे को अगर जाके फ्लैट खरीदना है तो मैं 12 साल पुराना फ्लैट खरीदने की बजाय मे बी समथिंग विच इज स्लाइटली रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड कर लूंगा, तो वो लिक्विडिटी और वहां पे हैम्पर हो जाती है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने उस एरियाज के अंदर जो वहां पे एक ओमैक्स का प्रोजेक्ट है, एक वहां पे वाटिका का प्रोजेक्ट है, और काफी सारे वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे अगर आपने लैंड लिया होता, द अप्रिसिएशन इन लैंड हैज बीन
far more significant than what has been in the flats. Right. और फ्लैट्स के अंदर देयर इज अ सब्सटैंशियल पोर्शन और अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर आल्सो पेइंग टू द बिल्डर व्हिच इज फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ इट. फिर फ्लैट्स के अंदर आपको टिपिकली चाहे आप इसे ऑक्यूपाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो खाली पड़ा हुआ है एक सर्टेन मेंटेनेंस अमाउंट भी आपको देना पड़ता है. And because of all this, perhaps land becomes a much better bet if you are looking at it from a investment perspective. So thank you, sir. Thank you for such a great conversation. We'll keep coming with more videos very, very soon. Till then, do check out khandauncle.com. Do like and subscribe to our channel, Desi Fire Podcast. Thank you so much. Thank you.